नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 25 वीडियो आने वाली है। इस 25 में से आप 10वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 9 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहले प्रश्नों के साथ थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, मुझे ड्यूटी निकलना है। साथ ही साथ मैं बता दूं, जो बच्चे नए हैं, एक प्रश्नों के कई सारे ये फैक्ट होते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये फैक्ट होते हैं। इनके सामने जो आपका लिखा होता है, इस फैक्ट को आप अच्छे से कवर कीजिएगा, आने वाले सभी एग्जाम में काम आएगी। देखिए दोस्तों, अभी नाइट ड्यूटी चल रहा है तो दिन में मैं सो जाता हूं, तो जो टाइम बचता है 6, साढ़े 6 या फिर 5 बजे उठने के बाद, तो उसके बाद जो है इस पे खर्च करता हूं। इसीलिए एक ही वीडियो आ पा रही है आजकल, है ना। वर्तमान समय में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो ये रसिया में किया जाता है। कहां पे किया जाता है भाई प्राकृतिक गैस की वर्तमान में, है ना? तो ये रसिया में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन हो रही है नेचुरल गैस की वर्तमान में। नेचुरल गैस के सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आप कहते हो जी मीथेन है। और भी चीज स्रोत इसमें आते हैं, लेकिन मीथेन की सबसे ज्यादा जो है अवेलेबिलिटी होती है। मीथेन को आप मार्स गैस भी कहते हो। क्या कहते हो? मार्स गैस कहते हो या दलदली गैस भी कहते हो। एक बार एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि भाई निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती में आपको मीथेन गैस की उपलब्धता पाई जाएगी? नीचे ऑप्शन दिया गया था गेहूं का, है ना, ज्वार का, धान का। तो धान की जो खेती है ना, इसमें सबसे ज्यादा मीथेन की गैस पाई जाएगी इन ऑप्शनों में, क्योंकि धान की खेती के नीचे जो है जल लगा होता है और दलदल भी होते हैं, वहां पे मीथेन गैस आपको पाया जाएगा। मीथेन गैस को बता दिया। वर्तमान में कोयला उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान रखता है चाइना, इंडिया में पहला स्थान रखता है छत्तीसगढ़, और इंडिया में पहला स्थान रखता है किसके हिसाब से? भंडारण के हिसाब से झारखंड। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान में क्रोमाइट के उत्पादन में पहला स्थान दक्षिण अफ्रीका रखता है ना, और भारत में क्रोमाइट के उत्पादन सबसे अधिक आपका उड़ीसा में होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बॉक्साइट उत्पादन में पहला स्थान दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का है और भारत में उड़ीसा का है। लोहा के अयस्क के उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान 2023 तक के आंकड़ा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का है, भारत में पहला स्थान उड़ीसा का है। उड़ीसा में भी स्पेसिफिक जगह का नाम मैंने बताया है, जो बादाम पहाड़ी है। यहां से आपका लौह अयस्क का उत्खनन सबसे ज्यादा किया जा रहा है वर्तमान समय में। मैंने आपसे बताया था कि लोहे के किस ओर से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, तो आप क्या कहते हो? हेमाटाइट अयस्क या ओर से जो है लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। आपको इस प्रकार के फॉर्म में क्वेश्चन और बताया हूं कि लौह अयस्क का सबसे अधिक निर्यात भारत के किस बंदरगाह से किया जाता है? तो आप क्या बोलते हो? मार्मागाओ बंदरगाह, मार्मागाओ बंदरगाह, है ना, या फिर मैंगलोर बंदरगाह। यहां से सबसे ज्यादा जो है आयरन ओर की निर्यात किया जाता है, बाहर के कंट्री में भेजे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कहे तो मार्मोगोवा, जो जुआरी नदी के समीप गोवा में स्थित है, और ये पश्चिमी तट के बंदरगाह कहलाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, बातों को रिवीजन कराते चलूंगा, आपको याद आता जाता है। मैगजीन उत्पादन में प्रथम स्थान है दुनिया में अभी दक्षिण अफ्रीका का, है ना, और मध्य प्रदेश का पहला स्थान है वर्तमान समय में मैगजीन उत्पादन में। ये आंकड़ा पहले ओडिशा के पास था, अब बदल गया है। मध्य प्रदेश वर्तमान में तांबा का भी खनन सबसे अधिक करता है ना, मलाजखंड बालाघाट वाली एरिया में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से एक चीज और आपको ना याद आना चाहिए, जो क्रूगर नेशनल पार्क है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में ही है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहां पे होगा? आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है? प्रकीर्णन और मैंने तरंग दैर्घ्य के अंदर आपको जो है रिलेशन स्थापित करके बताया था, उस हिसाब से आप इसे आंसर आराम से टिक कर सकते हैं। अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो मैं बताता हूं। ऑप्शन है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लाल। इसमें सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है, सबसे अधिक जो छितराएगा, ये कौन छितराएगा? ग्रीन छितराएगा। देखिए दोस्तों, इसे समझने के लिए पहले आपको इसे समझना पड़ेगा कि रंग में कैसे हम कभी भी तुक्का मार दे क्या? तो जी नहीं, तुक्का नहीं मारना है। ये जो आप देख रहे हैं, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है? इधर से श्वेत प्रकाश यानी सूर्य की प्रकाश को हम गुजारते हैं, तो इधर जो है एक प्रिज्म है, ये कांच का बना होता है, त्रिकोणनुमा, ये ट्रायंगल के जैसा होता है। इधर आप देख रहे हैं एक पर्दे पे 7 रंगों की जो है धारी दिखाई पड़ती है। ये 7 रंगों में सबसे ऊपर लाल, नारंगी, पीला, हरा,
नीला, जमुनी, बैगनी है, तो जो जितना ऊपर है उसका तरंग दैर्घ्य उतना हाई है, यानी लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। अब आते हैं बात यहां करते हैं, एग्जामिनर आजकल हो गया है चालाक, लाल बैगनी आपको ऑप्शन में नहीं देता है, बीच के मटेरियल को आपको ऑप्शन में देता है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कलर कोड वाला, कौन सा, विवग्योर, VIVGYOR, जैसे भी सुनने में लगता है भैया आपको याद रखना है। ये क्या होता है, नीचे से ऊपर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। अगर आपको ये पर्दा वाला वर्ण विक्षेपन के बाद कलर का जो है सीक्वेंस याद हो गया तो आप प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य में आराम से रिलेशन स्थापित कर पाएंगे। उसी हिसाब से अगर इसको देखें तो सबसे नीचे कौन पड़ेगा, इधर से अगर नीचे की तरफ देखें तो सबसे नीचे कौन पड़ेगा, तो इन चारों ऑप्शन में ग्रीन पड़ता है, इसलिए ग्रीन का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो गया दिए गए ऑप्शन में। ठीक है, जब सूर्य बता ही दिया अभी मैंने जो मोटे मोटे तौर पे बताया, इस प्रिज्म के सहारे यही चीज यहाँ पे लिखा है कि जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से, जो कांच के बने होते हैं और त्रिकोण के शेप में होते हैं, जब हम गुजारते हैं तो प्रकाश की जो किरण है वो 7 विभिन्न रंगों में बंट जाती है, जिसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं, जिसके में सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी, और याद रखने के लिए मैं आपको बता ही दिया है विवग्योर, है ना, याद रखेंगे VIVGYOR, विवग्योर। ठीक है भाई, जो जितने ऊपर रहेंगे उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी होती है और जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा होगा उतना प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, यानी तरंग दैर्घ्य ज्यादा प्रकीर्णन कम, तरंग दैर्घ्य ज्यादा प्रकीर्णन कम। ठीक है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कर लेता है कि खतरों के सिग्नल के लिए लाल रंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। लाल रंग का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहन, क्योंकि ये जो लाल रंग है ये आंखों पे कम छितराता है, छितराता मतलब कम फैलता है, यानी एक आपको जो है सटीक वे में दृश्यता प्रदान करता है, मतलब इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इसकी जो तीक्ष्णता होगा कह सकते हैं आप ज्यादा होगा। ठीक है भाई, तो ये आराम से दूर से भी दिखता है। ठीक है, इसीलिए करते हैं। अन्य रंग जो है लाल के तुलना में दूसरे रंग ज्यादा छितराएगा, ज्यादा प्रकीर्णन देगा। ठीक है, लाल की प्रकीर्णन सबसे कम होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा भी चीज लिखे गए हैं भाई। ठीक है, देखिए जो प्रकीर्णन की, ये जो प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना है, इसकी खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है। न्यूटन ने कहा कि भाई इस प्रकार की घटना से इस प्रकार की रिजल्ट निकलते हैं। ठीक है, न्यूटन ने गति के भी नियम दिए थे। कितने गति के नियम दिए थे, 3 को दिए थे। तो पहला जो गति का नियम है, यहां से आपसे पूछा जाता है कि इसे और क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं भैया जड़ता का नियम, जड़ता का नियम या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के कई सारे उदाहरण हैं। आप गाड़ी पे बैठे रहते हो, गाड़ी स्टार्ट होता है, आप जो है पीछे की तरफ, ब्रेक लगता है आप आगे की तरफ झुकते हो, ये सब क्या है, ये सब जड़त्व का उदाहरण है ना। घर से कंबल निकालो, ठंडी में निकल गया होगा, आप जब धूप लगा के उसको पीटोगे तो धूल निकलता है, ये भी जड़ता का उदाहरण है। ठीक है भाई, तो ये सब जो है जड़त्व का उदाहरण है। और पहले नियम से क्या मिलता है, तो बल का परिभाषा मिलता है। दूसरे नियम से क्या मिलेगा आपको, तो दूसरे नियम से मिलेगा बल का जो आपका व्यंजक होता है, व्यंजक नहीं होता क्या, F बराबर, है ना, तो ये जो व्यंजक मतलब समीकरण भैया व्यंजक, है ना, तो बल का समीकरण किससे प्राप्त होता है, सेकंड वाली नियम से। और तीसरे वाली नियम की इंपोर्टेंसी कहां पे ज्यादातर देखने को मिलती है, तो जो रॉकेट का परिचालन होता है वहां पे आपको तीसरी नियम इस्तेमाल की जाती है, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। अगर ये चीज देखना है तो आप बूट पहने और नीचे मारो धम से, आपके टोंग में उतना ही चोट लगेगा जितना जोर से मारोगे, या फिर कॉस्को की बॉल ले लो, नीचे मारिए, जितना जोर से मारेंगे उतना ऊपर उछाल होगी उसको। इसके अलावा न्यूटन ने शीतलन का नियम भी दिया था। न्यूटन की प्रसिद्ध एक पुस्तक है प्राचीन, इसका नाम है प्रिंसिपिया। गुरुत्वाकर्षण का पता इन्होंने ही लगाया था कि सेब ऊपर की तरफ न जाके नीचे की तरफ गिरा था, है ना। इसके अलावा न्यूटन जो है, जो गणित के सेक्टर में एक चैप्टर आता है 12 में पढ़ाया जाता है कैलकुलस, कैलकुलस की खोज का श्रेय भी न्यूटन को ही दिया जाता है ना। dy/dx पढ़े होंगे आप लोग, है ना, इंटीग्रेशन, है ना। इसके अलावा प्रकाश की प्रकीर्णन पर खोज के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन साहब को 1930 में पहली बार भारत रत्न दिया गया, और ये कोई पहला वैज्ञानिक था जिसे भारत रत्न दिया गया इंडिया के, मतलब इंडिया वाले वैज्ञानिक को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पहला नोबेल कब मिला। वैसे ओवरऑल पहला नोबेल 1913 में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उनके क्रमांक के साथ किसका मिलान सही या गलत है, तो यहाँ पे आपको सही पहचानना है, सही का आंसर टिक करना है। ऑप्शन है यू ललित 48वें क्रमांक के थे, जी नहीं, ये 49वें क्रमांक के थे। एन.बी. रमना ये जो है आपका 47वें क्रमांक के थे, जी नहीं, एन.बी. रमना 47वें क्रमांक के नहीं है, ये 48वें क्रमांक के हैं। जगदीश सिंह खेहर ये 44वें क्रमांक के एकदम सही है, और डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ये 49वें नहीं, ये 50वें क्रमांक के हैं। ठीक है, तो ये आपके मैंने बता दिया है। बाद में की आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेहर साहब हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे
करेंगे कि ये जो आपका अयोध्या मंदिर पे फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, है ना, उस समय जो ना सीजेआई कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। आप लोगों को देखता हूं कहां तक ध्यान रख पाते हो चीजों को। इसके अलावा यूयू ललित 49वें मुख्य न्यायाधीश हुए, रमन्ना साहब 48वें, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब 50वें। एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है, सॉरी मुख्य न्यायाधीश है, माफ कीजिएगा, इनकी गरिमा की हरास होगी, मुख्य न्यायाधीश कहेंगे इसे, तो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके पिता भी मुख्य न्यायाधीश के पोस्ट पे रह चुके हैं पास्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये आपका हीरालाल जे कानिया रहे थे। तो ये सब जो है न्यायाधीशों के बारे में थोड़ा सा हम जान गए। अभी का क्रमांक जरूर याद रखें, आप राज्य सरकार के एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का क्रमांक भी इंपोर्टेंसी रखती है इस प्रकार के एग्जाम में, है ना। और रेलवे के एग्जाम में भी, है ना, ये क्वेश्चन सब रेलवे के एग्जाम में भी क्रमांक वाला काफी पूछा जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के अनुसार करी जाती है, 124 के अनुसार करी जाती है। 123 में क्या है भैया, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। मैंने कहा था इसी 124 को उल्टा पुल्टा कर दोगे ना, हाई कोर्ट की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल निकल जाता है, यानी 2 को पहले लिख दो तो 214 हो जाता है। 214 जो है ये हाई कोर्ट से संबंधित है। उसी प्रकार से जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है 123, इसमें भी 2 और 1 को उल्टा पुल्टा कर दो, राज्यपाल का अध्यादेश निकल जाता है जी। तो 213 जो है ये राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे चीज को आप संविधान में रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए। इसके अलावा भारत में सुप्रीम कोर्ट को 26 जनवरी 1950 को, यानी पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था, बन के तैयार हो गए थे, लेकिन इसकी कार्यवाही जो स्टार्ट हुआ ये 28 जनवरी 1950 को। तो जब भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि सुप्रीम कोर्ट कब प्रचलन में आया, तो यही होता है आंसर 28 जनवरी 1950, न कि 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 के अनुसार रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय है। ये क्या होता है, कई बार समझा चुका हूं। रिकॉर्ड से नाम से स्पष्ट है, आप समझ भी गए होंगे अगर थोड़ा भी याद आया होगा तो। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी करते हैं, और हाई कोर्ट 226 के अनुसार, परसों मैंने पूछा था, बहुत कम बच्चे ने जवाब दिया, जो बच्चे जवाब दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं, 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी आप अंग्रेजी भाषा में लगा सकते हैं। इसके अलावा आजादी के पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन कहां हुआ है, देखिए आजादी के पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन एकमात्र जगह कोलकाता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में कराया गया था। यह 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था 1+2 में, ठीक है। इसके अलावा संघीय न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 1937 में करा गया था। और इससे पहले 1862 में देश के 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कौन कौन से की गई, मुंबई, सबसे पहले जब भी बात आएगा तो सबसे पहले कोलकाता आएगा, ये हाई कोर्ट वाले में। जैसे जुड़वा बच्चा, एक राम और एक श्याम, दोनों पैदा हुए एक ही बार, तो राम और श्याम में कोई ना कोई तो बड़ा होगा ना, जुड़वा भी है फिर भी, है ना। उसी प्रकार से 1862 में ये तीनों हाई कोर्ट की स्थापना हुई। लेकिन आपको जब भी पूछे बताया जाएगा तो पहले कोलकाता का नाम लेना है, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, क्योंकि उस समय जो है ना कोलकाता सर्वे सर्वा हुआ करता था अंग्रेज के लिहाज से, परिपूर्ण थे भाई, है ना, आवागमन की स्थिति सब बढ़िया था, है ना। तो कोलकाता को ज्यादा इंपोर्टेंसी दिया करता था, है ना, फिर मुंबई और सबसे कम मद्रास का, और इन तीनों को इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंसी अदर जगह के जगह अंग्रेजों के अनुसार दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा भारत में संविधान के अनुच्छेद जो 50 है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करते हैं। आर्टिकल 51 क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है। बहुत ज्यादा बच्चे के मन में ये आ गया होगा मौलिक कर्तव्य कहो 51 में, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 143 जो है ये राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से जब जरूरत समझे तो परामर्श प्राप्त करते हैं, ये आर्टिकल 143 में है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकतम न्यायाधीश की संख्या कितने होंगे, तो 33 + 1 या 1 + 33 34 हो सकते हैं, एगो चीफ जस्टिस और 33 वो जो है साधारण जस्टिस। इसके अलावा फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय सुनाने वाले पहले न्यायाधीश बने हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब केरल का क्षेत्रीय भाषा क्या होगा, कोई है वीर, तो केरल का क्षेत्रीय भाषा होगा भैया मलयालम, है ना। तो मलयाली नंबर्स को क्या कहते हैं आप, विशु, क्या कहते हैं भैया, विशु कहते हैं मलयाली नंबर्स को। केरल की जो क्षेत्रीय भाषा मलयालम होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि साउथ में सब भाषा एक ही जैसे, कहीं कुछ भी बोल दो दिक्कत हो जाएगा। देखिए तमिल जो है ये तमिलनाडु में बोला जाता है, तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इसके अलावा मलयालम अभी हमने कहा मलयालम केरला में, और केरला के अलावा लक्षद्वीप में भी बोली जाती है मलयालम, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एक और छूट गया वो है कन्नड़। कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोले जाते हैं, और ये चारों भाषा क्लासिकल भाषा है संस्कृत और ओडिसी के साथ, यानी कुल क्लासिकल भाषा मात्र 6 है इंडिया के अंदर। इसके अलावा सबसे पहले क्लासिकल भाषा का लैंग्वेज ये भी बता चुका हूं, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो सबसे पहले मिला था तमिल को
2004 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने जैन धर्म को नहीं अपनाया था? देखिए मैं थोड़ा फास्ट में हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन आज थोड़ा सा स्पीड कम नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि टाइम की बड़ी पाबंद है, मुझे 9 सवा 9 बजे तक निकलना होता है, ठीक है। देखिए तो जो जैन धर्म को नहीं अपनाया था ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है बिंबिसार। बिंबिसार किसको अपनाया होगा भाई? बिंबिसार तो बुद्ध धर्म को अपनाया होगा, बुद्ध से संबंधित थे, उनके समकालीन भी थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि बौद्ध धर्म को अपनाया, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाद बाकी जो अन्य ऑप्शन देख रहे हैं ये जैन धर्म को मानते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, भद्रबाहु से दीक्षा लिए थे। अमोघ वर्ष ये राष्ट्रकूट वंश के हैं, ये भी जैन धर्म को फॉलो करते थे। खारवेल कलिंग का नरेश था, यानी उड़ीसा का नरेश था उस समय, तो ये भी जैन धर्म को फॉलो करते थे। तो यहाँ पे बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार जो थे ना ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। कौन थे भैया? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, है ना। इसके अलावा इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। हर्यक वंश में एक शासक हर एक अपने पिछले शासक को जो है हत्या करके बैठे थे, इसीलिए इतिहास में इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। कहीं पर लिखा होगा, देखिए पितृहंता वंश कहा जाता है इसे, यानी अपने पितरों को मार के गद्दी को प्राप्त करने वाला ये वंश है। इसमें अजात शत्रु जो है बौद्ध संगति भी करवाया था। कौन सा? पहला। कहां पे? राजगीर के अंदर करवाया था। अजात शत्रु को और क्या कहते हो आप? कुनिक भी कहते हो आप। क्या कहते हो भैया? कुनिक भी कहते हो। इनके अलावा जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, ये किसे हराए थे? तो ये धनानंद को हराए थे। धनानंद कौन थे भैया? नंद वंश के अंतिम शासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है? बृहदत्ता। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त, है ना। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन है? केकुआबाद। तो इस प्रकार से जो है जरूर याद रखें भैया, काम आता है ना। तो मौर्य वंश की जो स्थापना की, कौन की है? चंद्रगुप्त मौर्य की। किसे हरा के? धनानंद को, है ना। तो किसकी सहायता से? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या आपका जो है चाणक्य के सहायता से। तो इन्होंने भी जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो किससे ली थी? भद्रबाहु से। भद्रबाहु एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है कल्पसूत्र, ये जैन धर्म की किताब है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा जो मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ये अपना अंतिम समय यानी इस दुनिया में अंतिम समय भैया, तो ये आपके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अमोघ वर्ष किस वंश के शासक थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्गा। और इसकी राजधानी कहां थी? तो मान्यखेत। और इसे हम किस लिए जानते हैं? तो कैलाश का जो मंदिर है ना, तो ये जो है आपका महाराष्ट्र वाला भैया, है ना, एलोरा में जो है ये वाला, और ये वो कहाँ है? साउथ में भी है। तो साउथ में जो बनाया था वो नरसिंह वर्मन ने बनाया था, और यहाँ के जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। दोनों बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अलावा कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म से संबंधित थे। कलिंग राजधानी कहाँ थी? कलिंग की तोसली। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था कलिंग युद्ध में 261 बीसी में। और इसी कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ले लिया, आप बौद्ध धर्म को मानने लगा। कहा जाता है कि अशोक का जो है सीना पसीज गया था, मतलब बहुत ज्यादा करुणा की भाव आ गया था इसमें मार काट देखकर। इनके अलावा कनिष्क कनिष्क और अशोक ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। मौर्य काल में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कि जो है अशोक के काल में सबसे ज्यादा हुआ। इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को विदेश श्रीलंका तक भेजे थे कि ये और आप जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। इनके अलावा अशोक के काल में ही थर्ड जो है आपका बौद्ध की परिषद हुई, थर्ड वाला जो कहां पे हुआ भैया, है ना, पाटलिपुत्रा में, ठीक है। बौद्ध धर्म की भी दो शाखा है, कौन कौन से? हीनयान और महायान। इसके अलावा जैन धर्म के भी दो शाखा होते हैं, श्वेतंबर और दिगंबर। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है, लेकिन आपका जो वास्तविक फाउंडर कहेंगे तो भगवान महावीर या जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन जैन धर्म के खाली संस्थापक पूछेगा साधारण वे में तो ऋषभदेव आंसर देना है। बौद्ध धर्म में ऐसा कोई लोचा नहीं है, सीधा एक ही आंसर है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की जन्म कहां होती है? लुम्बिनी में। मृत्यु कहां होती है? कुशीनगर में। प्रथम उपदेश कहां देते हैं? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहां देते हैं? श्रावस्ती अयोध्या में। अब तो अयोध्या करिए, तो ये श्रावस्ती में। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे भैया? अलार कलाम। तो ये सब बात जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं यहां से आपसे और टरकाता हूं कि ये लुम्बिनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आप लोग बताइएगा थोड़ा सोच के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला का नाम क्या है? उत्तरकाशी। जी नहीं, उत्तरकाशी जिला जो है ना ये आपका उत्तराखंड में है भाई, अभी चर्चा में रहा था, ठीक है। तो ये उत्तरकाशी नहीं होगा, इसे मजाक में बोल दिया भैया। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला का नाम है सहारनपुर। कहां नाम है भैया? सहारनपुर नाम है उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला को, है ना। सबसे उत्तरी जिला का नाम जो है कौन सा? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, बिहार के टच में है। पश्चिमी जिला शामली, दक्षिणी जिला सोनभद्र और उत्तरी जिला आपके सामने है सहारनपुर। तो चारों जो है आपका आउटर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर याद
याद रखेंगे, राज्य सरकार के एग्जाम में ये भी एक चोंचले होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलावा सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। कल ये परसों बताया था। सोनभद्र की सीमा झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 4 स्टेट से लगती है, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा जिला है हापुड़। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में सबसे जो है बृहत कार्यरत जो बिजली उत्पादन केंद्र है वो कौन सा है भैया? नरोरा। कौन सा है? नरोरा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, सबसे छोटकू सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। एक और आंकड़ा आपसे एग्जामिनर डिमांड करता है जब भी आप राज्य की एग्जाम देते हैं कि किसी भी राज्य के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, तो पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है, तो दोनों बात जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विशाल विद्युत उत्पादन कहां पे होता है? नरोरा में। ये जो है आपके जो 8 जो बड़े बड़े परमाणु केंद्र है उसमें नरोरा को भी गिनती किया जाता है। मैंने एक दिन मैप भी दिखाया था इसका। इसके अलावा प्रदेश की सबसे बड़ी हाईवे कौन सी है? तो ये आपका है भैया NH2, इसे हम ग्रैंड कम रोड भी कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन है? तो ये आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी जानकारी। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म पहले गोरखपुर जो हुआ करता था, अब ये चेंज हो गया है, अब दुनिया की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म हुबली हो गया, सिद्धा रोड्डा नाम है इनका, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा है कि चेतन कुमार जोशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो चेतन कुमार जोशी जो है ये फ्लूट से संबंधित है। किससे भैया? फ्लूट बांसुरी से संबंधित है ना। भारत में प्रमुख बांसुरी वादकों में आएंगे तो सिकिल माला चंद्रशेखर, इसे VVI करके रखेंगे, आने वाले एग्जाम में आपको दर्शन देगा, ये SSC की एग्जाम में भी दर्शन दे सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया, ये पुराने हैं, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, भी कुंजमणि, ये सभी के सभी बांसुरी प्ले करते हैं। चेतन कुमार जोशी और सिकल माला चंद्रशेखर, इन दोनों को वर्ष 2019 के लिए साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं बांसुरी वादन के अंदर, ठीक है। इनके अलावा बांसुरी कैसा वाद्य यंत्र है? अपने पास जो है 4 प्रकार के होते हैं, वैसे हम 3 प्रकार के ज्यादातर पढ़ते हैं, शिशिर, तंत्री और धन, ये वाद्य यंत्र पढ़ते हैं। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन डिमांड करता है कि निम्नलिखित वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्र के श्रेणी में आते हैं? तो बांसुरी जो है ये शिशिर वाद्य यंत्र में आएंगे। सुशिर वाद्य यंत्र क्या जो भी उदाहरण है, जैसे बीन है, शहनाई है, तुरही है, शंख है, यानी मुंह के फुक से जो भी वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसे आप सुशिर वाद्य यंत्र कहेंगे। धन वाद्य यंत्र किसे कौन सा होता है? जैसे करताल होता है, जैसे गांव घर में झैल होता है, ठोक के बजाया जाता है ना, जो भी ठोक के बजाया जाता है और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम धन वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तत्व वाद्य यंत्र या तंत्र वाद्य तत्व, इस प्रकार से तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तो तत्व वाद्य यंत्र जो है जो तार के कंपन से जो भी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उसे हम तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला वाद्य यंत्र कोई सा एक हो सकता है, भाई मैं ऐसे चित्र बनाया हूं, आज ये बना भी लिया, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है आपका जो भी तार के कंपन से बजते हैं ना उसे तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे सितार, गिटार, ये सब है ना। इनके अलावा इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ये तो सब कोई जवाब देगा, जॉर्जिया मेलोनी। भैया जॉर्जिया मेलोनी ये काफी चर्चे में है और काफी बार इनकी विजिट हो चुकी है इंडिया, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है ना। इसके अलावा विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी? तो श्रीलंका में। ये काफी बार, आज भी ये क्वेश्चन पुराना नहीं हुआ है, ओल्ड इज गोल्ड, ये हमेशा जो है एवरग्रीन क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर के लिए। ये श्रीलंका में बनी थी, श्रीमावो भंडार नायके। इसके अलावा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी है इंडिया में। बहुत सारे ऐसे पोस्ट है कि एक के बार महिला बनी है, जैसे इंडिया में राष्ट्रपति, अभी तो रिकॉर्ड चेंज हो गया, 2 बार बन गई, है ना। इनके अलावा जो आपका सुमित्रा महाजन भी आ गई थी लोकसभा में, वो भी रिकॉर्ड चेंज हो गया। इसके अलावा जो आपका नीति आयोग में CEO है वो भी एक ही बार महिला बनी है, आपका सिंधु श्री खुल्लर, वो भी प्रथम थी। इसी प्रकार से जो आपका ये प्रधानमंत्री है ये भी एक ही महिला बनी है और वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हीं के काल में 1975 का ऐतिहासिक इमरजेंसी लागू किया गया था। इनके अलावा ब्राजील की पहली महिला राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ बनी थी। यह भी चर्चे की विषय है क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, तो इसमें जो है इनको अध्यक्ष के तौर पे सिलेक्ट किया गया है। इसका मुख्यालय चाइना के अंदर है। इसके अलावा भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहले महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, रुक जाइए।
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी उत्तर प्रदेश में बनी थी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश में बनी थी। पहली महिला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में बनी थी। पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज फातिमा बीबी, इनका निधन हो गया है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर शिवा चौहान राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा। ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला तन्वी शाह। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय मूल के महिला, क्योंकि पूर्णतः भारत की महिला जो है अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं जीती है, ये भारतीय मूल की होगी, है ना, क्योंकि इनको जो है दूसरे देश की ओरिजिन थी, अल्बानिया की मदर टेरेसा, और भारत में रहकर नागरिकता मिली, तो ये मदर टेरेसा। ठीक है, तो ये सब जो है थोड़ा बहुत आज हम महिलाओं की गुणगान किए हैं इस स्लाइड में, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। इनके अलावा भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता में कौन सी धारा होती है? जो आपके घर में फैन, लाइट चलता है, टीवी भी चलता है, तो ये सब जो है, फ्रिज भी चलता है भाई, आयरन भी चलता है, तो ये इसमें कौन सी सप्लाई होती है? तो ये होती है दादा आपका एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज मतलब अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव से आप समझ गए होंगे क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट एक ऐसी धारा होता है कि कुछ समय इधर फॉलो होगा, फिर इसके विपरीत फॉलो होगा, यानी ये दोनों साइड जो है फॉलो होता रहता है, तो इसे हम अल्टरनेटिव करंट या फिर एसी धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, ये जो घरेलू परिपथ में आप यूज करते हो, ये 220 वोल्ट पे चलता है। अब एग्जैक्ट कभी मीटर लगा के देखोगे तो ऐसा नहीं कि 220 वोल्ट होगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, 221, 225, 230 तक भी हो सकता है, लेकिन जो एक पैमाना रखा गया है वो 220 वोल्ट रखा गया है। इसके अलावा दिष्ट धारा, दिष्ट धारा क्या होती है? डायरेक्ट करंट, है ना, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट, ये ऐसी धारा है जो हमेशा एक ही दिशा में फॉलो होता है, ये विपरीत फॉलो नहीं होता है ना, ये रिवर्स बैच नहीं होता, ये सिर्फ सीधा चलता है। ठीक है, और इसके लिए हमेशा आपको पोलरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें प्लस और माइनस की बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट है, जो माफ कीजिएगा, जो अल्टरनेटिव करंट है, उसमें अगर आप पोलरिटी का ध्यान नहीं भी रखते हैं, फिर भी आपका उपकरण नहीं उड़ेगा, है ना, कि भाई बल्ब में जो है ई वाला तार ई में लगा देंगे, ये वाला इसमें लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा, एसी में नहीं होगा, लेकिन डीसी में वहां दिक्कत हो जाएगा, है ना। और पहचानने का क्या तरीका है डीसी में कि भाई उल्टा लगा है कि सीधा? तो जब आप मीटर से मापन करोगे, अगर आप उल्टा मीटर का नीड लगा दिए, है ना, पोलरिटी उल्टा में लगा दिए, तो उसके पीछे माइनस का साइन आ जाएगा। कभी करके देखिएगा, मैं तो ये कई बार जो है, मुझे शौक है थोड़ा बहुत चीजों को ठीक करना, तो मैं करता हूं ये सब, तो मुझे पता है। इसके अलावा बैटरी में जो मैं बता दिया ना कि बैटरी से आपका जो है दिष्ट धारा उत्पन्न होता है ना। और इसके अलावा जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट में बदलने वाला उपकरण है, इसे रेक्टिफायर कहते हैं। गांव घर में रेक्टिफायर लगे रहते हैं, गांव घर में रेक्टिफायर, और गांव घर में ज्यादातर इन्वर्टर लगे रहते हैं। एक्चुअली माफ कीजिएगा, घर में रेक्टिफायर का इस्तेमाल कम होता है। जरा सोचने दीजिए, रेक्टिफायर का इस्तेमाल होता है क्या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है? नहीं, घर में रेक्टिफायर का इस्तेमाल नहीं होता है ना। रेक्टिफायर का इस्तेमाल वहां होता है कि कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो डीसी सप्लाई से ही चलती है, वहां पे होती है, तो घरेलू में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। घर में आपको इस्तेमाल होगा क्या? इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? आपको ये डायरेक्ट करंट को एसी में बदलता है, यानी डीसी टू एसी करने के लिए आप, है ना, किसका इस्तेमाल करते हो? इन्वर्टर। अब ये कैसे काम करता है? आप एक बैटरी लगा देते हो घर में, है ना, और एक चार्जर लगा होता है। जब तक आपका सप्लाई यानी बिजली रहता है, तब तक ये चार्जर इस बैटरी को चार्ज करता रहता है। जैसे बिजली की सप्लाई कटी, तो ये जो चार्जर वाली 2 वायर लगी होती है, इसी वायर के थ्रू आपका जो सप्लाई है आपके घरेलू उपकरण को चलाएगा। तो कैसे चलाएगा? तो बैटरी तो डीसी का वोल्टेज देता है, तो डीसी वोल्टेज से एक रेक्टिव, वहां पे एक इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर आपको एसी बनाएगा, तब आपके घर के जो सप्लाई है, क्योंकि आपके घर का सप्लाई तो एसी पे चल रहा है ना, तो आपका उपकरण काम करता है। तो इस प्रकार से इन्वर्टर लगाते हैं लोग। इनके अलावा भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक नैम की 1961 बेलग्रेड में। बेलग्रेड किस देश में, जरा बताना भाई। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग ने भारत यानी अलग राज्य की मांग कब की थी? तो भाई 1940 में। इनके अलावा सार्क देश की पहली बैठक 1985 कहां पे हुआ था? ढाका में हुआ था। सार्क में शुरुआत में कितने सदस्य थे? तो 7। सबसे लास्ट वाला कौन सा? तो अफगानिस्तान आया था, तो अभी कितने हैं? 8। इसके मुख्यालय कहां पे है? काठमांडू, नेपाल में है। कांग्रेस की प्रथम बैठक 1885 बंबई में हुआ था।
उमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधि के साथ जो है बैठक करवाए थे। सिंधु जल विवाद कब होती है? 1960 में होती है। सिंधु जल पर जो है 75% के करीब जो है पाकिस्तान का हक है और 25% के करीब जो है भारत का हक है जल उपयोग में, ठीक है। इनके अलावा भारत के वर्तमान राज्य तथा उनके पुराने नाम के साथ किसका मिलान सही या गलत किया गया है, ठीक है ना। गलत टाइप हो गया था दोस्तों, इसके लिए चेंज कर दिया है ना। यहाँ पे प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन का शब्द लिखा गया था, संयुक्त प्रांत होगा, ठीक है ना। भारत तो आपको मतलब किसका मिलान सही किया गया यह पहचानना है। असम जो है ये माजुली, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, गलत है एकदम। ओडिशा टोसली, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत सही है। लक्षद्वीप नेफा, ये भी गलत है। तो प्राचीन जो नाम थे राज्यों के, इनमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत भी कहा जाता था या नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस भी कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो है पहले कहा जाता था। इनके अलावा असम को पहले कामरूप कहा जाता था, कामरूप, ठीक है। सबसे पहले भारत में विशेष राज्य का दर्जा असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को दिया गया था। तो अब जम्मू कश्मीर तो स्टेट है ही नहीं, अब तो यूटी बन गया है। तो आपके जो क्वेश्चन है आपका आंसर है असम और नागालैंड को। इसके अलावा माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक द्वीप है, जो दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप है और माजुली महोत्सव भी होता है असम के अंदर। इसके अलावा उड़ीसा को पहले कलिंग या उत्कल कहा जाता था, ठीक है। इसे पूर्वी घाटी के तट भी कहते हैं, पूर्वी घाटी को आप उत्कल तट भी कह देते हो इसी उड़ीसा को लेकर के, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, उड़ीसा जो है बिहार से 1936 में अलग हुआ था और बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। अब फिर जो उड़ीसा निकलने के बाद जो रेस्ट बिहार बचा उससे 2000 में झारखंड अलग हुआ था। तो ये बिहार की टुकड़ा की कहानी है। इसके अलावा उड़ीसा में बहुत सारे चीज़ें जो आपको याद रखना है, जैसे आपको चिल्का झील होगा उड़ीसा में, नंदनकानन गहीर माथा कछुआ के लिए, उदयगिरी गुफा ये एमपी में भी है और उड़ीसा में भी है, कोणार्क की मंदिर, लिंगराज मंदिर, हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी पे सबसे लंबी बांध परियोजना, राउरकेला फैक्ट्री, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम जहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप, माफ कीजिएगा ये हॉकी कर लीजिएगा, ये हॉकी कर लीजिएगा, है ना, ये हॉकी वर्ल्ड कप 2023 यही हुआ है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, राष्ट्रीय चावल संस्थान कटक, ये सभी के सभी आपके उड़ीसा में है। इनके अलावा लक्षद्वीप को पहले क्या कहते थे? अमीनी द्वीप या लक्का द्वीप कहते थे, फिर बाद में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटू यूटी है, मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर की जो है इसकी एरिया है। वर्तमान राजधानी कहाँ है? कवरत्ती है। 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षर यूटी जो है आपका लक्षद्वीप है। यह अरब सागर में स्थित है तथा अपना जो है वाद विवाद के निपटारा के लिए किस हाई कोर्ट के अधीन रहे ये डिपेंड, तो ये केरल उच्च न्यायालय पर आश्रित है। इसके अलावा प्रसिद्ध धर्म सभा 1830 के संस्थापक कौन थे? तो ये राधाकांत देव थे। धर्म सभा 1830 बंगाल में आयोजित करवाया गया था। ये वही धर्म सभा है जिसमें सती प्रथा का बहिष्कार, सती प्रथा के अंत पर जो है बहिष्कार किया गया था। यानी जो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज में समाज को दिया, ब्रह्म समाज दिया गया था, तो उसका जो है बैकाट इसमें किया गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो सभा था राधाकांत देव के अनुसार जो धर्म सभा था, ये सती प्रथा को वैध ठहराया था। बाद में कि आप सभी जानते हैं कि सती प्रथा बिल्कुल अच्छा नहीं है, नहीं था। इसके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में भीमराव अंबेडकर साहब ने किए थे। भीमराव अंबेडकर साहब ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाए थे। भीमराव अंबेडकर लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और वो अंबेडकर साहब की प्रमुख पुस्तक में वेटिंग फॉर वीजा काफी प्रसिद्ध है। ब्रह्म समाज तथा आत्मीय सभा दोनों का गठन राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के 1828 में, आत्मीय सभा का 1815 में, ठीक है, दोनों कोलकाता में किए थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था बॉम्बे के अंदर। इसके अलावा जो वेदों की ओर लौटो का नारा है ना, ये आर्य समाज के द्वारा ही दिया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था और विधवा पुनर्विवाह जो आपका है इस पे नियम 1856 में ही आया था। तो इसका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो 61 वाला है ये जो विधवा पुनर्विवाह संघ है ये आपका महादेव गोविंद रानाडे साहब के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों स्पष्ट समझेंगे। मैंने यूपी से जो यूपी के लिए जो सीरीज चलाई जा रही है उसमें कभी भी समाज वाला टॉपिक नहीं डाला था, आज मैं डाल दिया हूं। आज के बाद ये टॉपिक आपको दिखेगा नहीं, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा बंबई में किया गया था। ज्योतिबा फूले के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है गुलामगिरी, ये मराठी भाषा की पुस्तक थी। दयानंद सरस्वती साहब ने भी पुस्तक लिखे, कौन सा भैया? सत्यार्थ प्रकाश, ये भी काफी पॉपुलर पुस्तक है। इनके अलावा राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखे गए पुस्तकों में संवाद कौमुदी और मीरात उल अखबार ये भी पॉपुलर है, ध्यान रखिएगा।
इनके अलावा देव समाज 1887 लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा बसाया गया। वेद समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू है और केशव चंद्र सेन भी इसके ऑप्शन हो सकते हैं और ये मद्रास में किया गया था। देखिए श्री धरालू नायडू ये ऑप्शन में ना हो तब केशव चंद्र सेन आंसर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भारतीय सेवक समाज है इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किए थे बंबई में। हरिजन सेवक संघ 1932 महात्मा गांधी। ये हरिजन शब्द आप देखिए और महात्मा गांधी को आंसर किए एग्जामिनर में, ऐसा मन बना के चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा राधा स्वामी सत्संग 1861 आगरा में किया गया था शिव दयाल के द्वारा। तो ये सब जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे समाज सोसाइटी के बारे में जो प्राचीन काल में हमारे इंडिया में स्थापित करे गए थे। इसके अलावा भी है आपका है ना थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट 1875 यूएसए में किया गया था। भारत में जो है आरडीआर में है ना 1882 में अपना पहला मुख्यालय बनाया था, एनी बेसेंट इससे जुड़ी रही थी। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैं बता चुका हूं कई बार। इनके अलावा भारत में बनारस स्थित जो डीजल लोकोमोटिव कारखाना है ना, तो इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में करी गई थी? तो ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना में करी गई थी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की, ठीक है। यहाँ पे स्थापना की बात कहेगा तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। नींव रखी गई थी तब सेकेंड पंचवर्षीय योजना बताइएगा, है ना। और स्थापना की बात कहेंगे तो ये फिर थर्ड पंचवर्षीय योजना, सेकेंड और थर्ड दोनों में भाग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है नींव की बात कीजिए, यहाँ पे नींव वाला क्वेश्चन है तो सेकेंड में। इसे अच्छे से समझे, नींव रखना एक अलग बात होता है, निर्माण होकर तैयार हो जाना एक अलग बात हो जाता है और प्रोडक्शन देना एक अलग बात हो जाता है। और यही में आधा बच्चे गलती कर देते हैं, जो भी कुछ एक याद रहा और टिक करके निकल लिए तो गलती हो जाता है। पहले देखो क्या पूछा है। 2023 में भारत के तेलंगाना राज्य में जो रेलवे कोच का जो निर्माण होता है इसके लिए सबसे बड़ी जो है निजी फैक्ट्रियां लगाई गई है जिसका नाम है मेधा रेल फैक्ट्री। ये तेलंगाना में है, 2023 में बसाया गया है, ध्यान रखेंगे, ये प्राइवेट है। इसके अलावा डीजल लोकोमोटिव वर्क की जो है नींव तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 23 अप्रैल 1956 में लगाया गया था, ठीक है। इसके अलावा डीजल लोकोमोटिव कारखाना 1961 में बनकर तैयार हुआ था और 1964 में प्रोडक्शन देना स्टार्ट किया था। तो ये तीनों बात अलग अलग ध्यान रखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल इनको प्राइवेट करने पे इसमें प्रोटेस्ट भी किया गया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये भी चर्चा का विषय किसी न किसी रूप में रहा था, तो हो सकता है इसे जो है एक बार एग्जामिनर याद कर ले। इनके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई इत्यादि लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए। डीआरडीओ की भी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी 1958 में किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बरौनी तेल संयंत्र जो है लगाए गए, ठीक है। इसके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना 1969 में, तो कई सारे चीज हुए हैं। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस का जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को दिया गया है बनाने का जिम्मेवारी। वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार दिल्ली से बनारस के बीच में चला था 2019 में। अभी उत्तराखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस चला है ना लेटेस्ट। इसके अलावा महासागरीय जल की लवणता में दूसरी सर्वाधिक विद्यमान कौन सा तत्व होता है? देखिए महासागर के जो जल होते हैं उसमें लवणता में आपको सोडियम, मैग्नीशियम ये सब मिलेगा, तो सबसे ज्यादा दूसरा कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है सोडियम के लवण होते हैं। दूसरा स्थान मैग्नीशियम के लवण है तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम महासागरीय लवणता की प्रमुख घटक में सोडियम क्लोराइड लगभग 78%, दूसरा सबसे अधिक मैग्नीशियम क्लोराइड लगभग 11% होता है। तीसरे स्थान पे होता है जी मैग्नीशियम सल्फेट का जो 5% होता है और कैल्शियम सल्फेट भी इसमें होता है 4%। अब ये कैल्शियम होना तो अनिवार्य है ना, जो समुद्री जीव होते हैं जो अपने कवच वगैरह छोड़ते हैं तो उससे तो कैल्शियम का निर्माण होता है ना। इनके अलावा मानचित्र पर दो चूना नहीं बनता हो, इसके अलावा मानचित्र पर दो समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहालाइन रेखा कहते हैं। और आइसोहेल खाली रहेगा तब क्या हो जाता है? यहां से अगर मैं इतना काट दूं मिटा दूं तो आइसोहेल रहता है समधूप वाली रेखा को, जहां पे समान धूप पड़ता है, तो ऐसे रेखा को मिलाने वाली रेखा जो है आइसोहेल कहलाता है। आइसोहेलाइन लवणता। दुनिया में सबसे अधिक लवणता वाली झील जो है ये तुर्की स्थित वान झील है, इसकी लवणता 330 आंकी गई है। वैसे अगर सागर के फॉर्म में आपसे लवणता पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा नमकीन सबसे ज्यादा खारा कौन होगा, तो मृत सागर जो डेड सी है ना वो भी आंसर होगा। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, झील के फॉर्म में देगा तो वान झील और सागर के फॉर्म में देगा तो डेड सागर। इंडिया में पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो है लवणता तो सांभर झील बता सकते हैं आप आंसर, इसकी भी काफी हाई है, 250 के करीब है। इसके अलावा समुद्र की औसत लवणता 35 ग्राम जो है पर 1000 ग्राम होता है। इनके अलावा समुद्र जल को डिस्टिलेशन प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है, ये क्या होता है? आसवन मैंने आपको बता चुका है। और जो जिसका क्वथनांक कम होता है ना
उसको जो है प्रभाजी आसवन से आप शुद्ध करते हो, जैसे पेट्रोलियम वगैरह को, है ना। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा लगून झील कौन सा है, तो ये चिल्का झील है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लगून झील भी है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, एशिया में जो है सबसे बड़ी लगून झील है चिल्का। 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। चिल्का झील के ऊपर एक मंदिर है, आने वाले समय में हो सकता है एग्जामिनर को यहाँ पे ध्यान जाए, तो इस झील के ऊपर जो मंदिर है इसका नाम है कालीजाई मंदिर। कहीं ना कहीं अपने जेहन में रखिएगा, कभी एसएससी का मूड फिर गया तो पूछ देता है ऐसे क्वेश्चन। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़े खारे पानी की झील है जी कैस्पियन सागर। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है, 112वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को 126वां स्थान दिया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 131वां स्थान दिया गया है। ये करंट है। इसके अलावा 2022 में भी जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक था ना, वहां भी 131वां स्थान ही था। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत को 2023 में 127 मिला है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये इंपोर्टेंसी रखती है कि क्योंकि आप ये बहुत बड़ा संस्था है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम आपने सुना होगा। विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा महत्वपूर्ण प्राचीनतम लेख तथा उसके लेखकों के साथ किसका मिलान जो है गलत है। गीत गोविंद साहब जयदेव बहुत अच्छा लिखे हैं। काव्य मीमांसा राजशेखर लिखे हैं। उत्तर रामचरित्र भवभूति लिखे हैं। मिलिंद पिन्हो राजा मिलिंद न हो के नागसेन लिखे हैं। तो इसका आंसर नागसेन होगा, इसीलिए यह गलत है और जो गलत है वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मिलिंद पिन्हो के लेखक नागसेन है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। यहाँ से आपका क्लासिकल डांस जो है इंडिया में ये प्रेरित होते हैं। प्रयाग प्रशस्ति जो है और बृहत कोश कथा जो है ये लिखे हैं हरिसेन। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। इनके अलावा हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट है और हर्ष अपने आप में 3 किताब लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों पूछे जाते हैं, हर्षवर्धन खुद ही लिखे थे। इनके अलावा मृक्ष कटिका, अच्छा हर्षवर्धन की सेकेंडरी राजधानी कहाँ थी, आप लोग कमेंट कीजिएगा। सेकेंडरी राजधानी कहाँ थी, कमेंट कीजिएगा। पहला राजधानी तो आपका जो है कहता भाई थानेश्वर, है ना। इसके अलावा मृक्ष कटिकम के लेखक है सुदरक। कौन है, सुदरक, सुदरक मृक्ष कटिकम के। बृहत संहिता के लेखक है बराहमिहिर। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष, इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। कल्पसूत्र के लेखक है भद्रबाहु। भद्रबाहु का चर्च इसी वीडियो में ऊपर भी हुआ था, जैन धर्म से संबंधित। इसके अलावा प्रसिद्ध 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद में अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो कर्नल नील। कर्नल नील जो है ये अंग्रेज की तरफ से थे, इलाहाबाद का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था, है ना। इसे जो अंग्रेज उस समय जो अंग्रेज गवर्नर थे ये कैनिंग थे, तथा भारत में मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो अंतिम मुगल बादशाह भी है इंडिया के अंदर। दिल्ली से भारतीय दल का नेतृत्व बहादुर शाह तथा बख्त खां के द्वारा किया गया था। बहादुर शाह जफर तो मतलब राजा थे, बख्त खां जो है सैन्य का संचालन कर रहे थे। कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब किए थे। देखिए तात्या टोपे और नाना साहब इन दोनों का नाम आपसे एग्जामिनर डिमांड करते हैं, तो तात्या टोपे को हम रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं और नाना साहब को हम धोंदू पंत कहते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी। जगदीशपुर से बिहार से जो है कुंवर सिंह और आपका जो है अमर सिंह, ये दोनों कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान। तो ये सभी के सभी जो है नेतृत्व संभाले थे 1857 के विद्रोह में। यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 1857 के विद्रोह में किसकी जीत हुई, तो अंग्रेज की। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून ले गया, जहां पे इनकी मृत्यु भी हो गई। इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है हमारी सत्ता का जो डोर है, यानी हमारी शासन व्यवस्था है, वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। वहां के राजा रानी के द्वारा जो है पोषित होने लगा। इनके अलावा 1857 का विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के छावनी में 38वीं रेजिमेंट के जो है सिपाही मंगल पांडे साहब ने जो है जनरल हुइसन की हत्या कर दिया था। तो यहां से ज्यादा लपट ले लिया, लेकिन जो मुख्य रूप से भड़का वो 10 मई को भड़का था। मंगल पांडे साहब को बाद में फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा। मंगल पांडे साहब की रेजिमेंट भी पूछता है कि किस रेजिमेंट से थे ये साहब, तो 34वें रेजिमेंट से, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा है ना, इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र जो है 5 जगह बनाया गया था, दिल्ली में, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में और आरा में। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये मुख्य केंद्र थे इस विद्रोह में, बनाया गया हमारे द्वारा। इसके अलावा उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी पॉम्स्टन और महारानी विक्टोरिया थी। भारत का नाम किस नदी के साथ जुड़ा हुआ है, तो भारत का नाम सिंधु नदी के साथ जुड़ा हुआ है। सिंधु नदी के भूभाग में जो है, सिंधु नदी जो है ये भारतीय भूभाग में हिमालय श्रेणी की सबसे पश्चिमी नदी है, इस प्रकार से समझिए। इसके अलावा मोहनजोदड़ो शहर जो हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा शहर है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा भारत पर जो है
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद पे समझौता 1960 में हुआ था। इसी वीडियो में ऊपर भी कहीं इसकी चर्चा हो गई थी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के समीप बोखारछू नामक ग्लेशियर से होता है। यहीं पे एक और ग्लेशियर है चेमाडियुंग, तो उस ग्लेशियर से होता है आपका ब्रह्मपुत्रा का जो है निकासी। ठीक है, तिब्बत में इसे शेर मुंह कहा जाता है या शेर का मुंह कहा जाता है, शेर पका भी कहते हैं। ठीक है, शेर मुखा माफ कीजिएगा। तो ये भी कहा जाता है। मुझे खुरपका याद आ गया, वो खुरपका बीमारी होता है जो आपका मवेशी में होता है, खुरपका बीमारी। ठीक है, खुर और आपके जो है मुंह के पास जो है सड़ने लगता है मवेशी के टांग हाथ। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है याद आ गया था। तो इसको शेर मुंह कहा जाता है। इसके कई मुख्य सहायक नदियां हैं, जैसे चिनाव नदी, रावी, सतलज, ब्यास, द्रास, गिलगित, झेलम, ये सब जो है आपके सिंधु के सहायक नदियों में है। फिर भी सबसे बड़ी सहायक नदी इसका चिनाव नदी होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर ने राइज किया है। इसके अलावा सिंधु नदी पर अधिकांश जल उपयोग पाकिस्तान का है। मैंने जैसे कि बता ही दिया था, भारत का जो है लगभग 25% के करीब है। ऋग्वैदिक काल में नदियों के अलग अलग नाम थे। पुराने नाम तो झेलम को बितस्ता, ब्यास को बिपाशा, रावी को पुरुषनी, चिनाव को आस्किनी कहा जाता था। बिपाशा बसु और जो कौन सा ग्रोवर के साथ शादी हुआ है वो वाला बिपाशा नहीं है ये। ठीक है, थेवा कला मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से? तो थेवा कला जो है ये राजस्थान से संबंधित है। थेवा कला राजस्थान में फर चित्रकला चलती है ना। कलबेलिया भी राजस्थान का, गुलाबो सपोरा का नृत्य भी इसे कहा जाता है। 13 ताली उत्सव, गणगौर महोत्सव, घूमर, फोक डांस जो महिलाओं के द्वारा की जाती है, कठपुतली, चांग, ये सब राजस्थान में त्योहार और नृत्य के फॉर्म है। राजस्थान में जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान में जो है आपका माउंट आबू है जहाँ पे जैन तीर्थ स्थल है। राजस्थान में थार मरुस्थल है जो इंडिया की सबसे बड़ी मरुस्थल भी है। राजस्थान में उदयपुर झीलों का शहर है जिसे अभी अभी रामसर शहर के रूप में घोषित किया गया है। उदय सिंह सेकंड ने इसे बसाया था। राजस्थान में जयपुर है, इसे चार दीवारी का शहर या पिंक सिटी कहा जाता है। इसके अलावा अजमेर है, यहाँ पे पुष्कर मेला लगता है। यहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है जो इंडिया में चिश्ती सिलसिला के जो है शुरू करता है। एकमात्र रवि कुमार जो है इसका जवाब दिया था। कल हमने पूछा था कि चिश्ती संप्रदाय की जो है शुरुआत करने का श्रेय इंडिया में किसे दिया जाता है? पुष्कर यहाँ पे मेला लगता है, पुष्कर मेला। इसके अलावा जो पुष्कर मेला है अजमेर में लगता है। कहाँ गया भैया? यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा सांभर झील है राजस्थान में। हवा महल है। एक बार तो हवा महल में कितने खिड़की है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। विजय स्तंभ ये आपका कुंभा साहब के द्वारा बनाया गया, राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ का किला ये भी राजस्थान में है। तो ये सब कुछ राजस्थान में देखने लायक और आपके जो है धरोहर हैं। इनके अलावा कांगड़ा चित्रकला, गुलर पेंटिंग ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। लखनऊ चिकनकारी, नगीना लकड़ी शिल्प उत्तर प्रदेश का है। भित्ति चित्र उड़ीसा का है। बहुसली पेंटिंग जम्मू कश्मीर, इसे हाल में ही जीआई टैग दिया गया है। मिथिला पेंटिंग ये बिहार का है। मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग ये बिहार का है। इसके अलावा सोहराई खोबर पेंटिंग इसे भी जीआई टैग मिला है। ये आपका कहाँ का भैया? झारखंड का है। बर्ली पेंटिंग कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ये कुछ कला था, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है तथा खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में, यह कथन कौन कहे थे? तो ये माल्थस ने कहे थे। माल्थस ने इकोनॉमिक्स वाले टर्म को जनसंख्या के साथ रिलेट किया था। डायरेक्ट पूछता है कि माल्थस का नियम किससे संबंधित है? बताइएगा जनसंख्या से, है ना। लाभ का नव परिवर्तन का सिद्धांत जेम्स शुम्पीटर साहब ने दिया था, ये ध्यान रखेंगे। मांग का नियम एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ को जो है इकोनॉमिक्स का पिता भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का पिता भी कहा जाता है एडम स्मिथ को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब का नाम है, वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, राष्ट्र का धन। तो ये जो किताब है ये एडम स्मिथ ने ही लिखा है। 1776 ईस्वी में इसने अनुसार मांग का नियम दिया था और इसके अनुसार मांग का नियम आपको सबको बता दिए हैं। आपको जब दाम घटता है तो मांग बढ़ता है और दाम बढ़ता है तो मांग घटता है। जेबी शाह ने बाजार का नियम दिया था। इस नियम में कहा गया है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। ठीक है, जैसे आवश्यकता ही जो है आविष्कार की जननी है, इसी प्रकार से लैंग्वेज इसका भी मिलता है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं जो है क्रिएट कर लेता है, जेबी शाह ने अपने बाजार के नियम में कहा है। मांग और पूर्ति का नियम कहेगा तब मामला बदलेगा, तब इसका आंसर होता है अल्फ्रेड माल्थर, ये 1890 में दिए थे। ग्रेसम का नियम मुद्रा प्रचलन से है। गिफिन वस्तु पर जो है मांग का नियम लागू नहीं होता है। कौन सा मांग का नियम? जो अभी आपने देखा एडम स्मिथ वाला कि भाई दाम घटेगा तो मांग बढ़ेगा और दाम बढ़ेगा तो मांग घटेगा। ये चीज जो है गिफिन वस्तु पे लागू नहीं होता है, ये सीधा सीधा काम करता है, दाम बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा। ठीक है, किस राज्य ने नवंबर 2023 को अंतरदेशीय मछली पालन में पहला स्थान हासिल किया है? मैदानी क्षेत्र वाले राज्य में तो ये उत्तर प्रदेश, क्योंकि मछली पालन तटीय राज्य में ज्यादा होगा कि मैदानी में, तो तटीय में क्योंकि समुद्र है भाई, तो जो मैदानी क्षेत्र वाले राज्य है उसमें सबसे ज्यादा अव्वल जो है मछली पालन में ये उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा।
लिखिएगा, है ना, खोद खोद के क्वेश्चन लाओ, एग्जाम में काम आएगी भाई। उत्तर प्रदेश 2023 में तमिलनाडु को धकेलते हुए जीडीपी निर्माण में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र का जो है सबसे ऊपर रहता है जीडीपी में। उत्तर प्रदेश 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, शहरी वाला में, यहाँ ग्रामीण लिखा गया है, गलती हो जाएगा, शहरी लिखिएगा, ठीक है, शहरी वाले में जो है पहला स्थान हासिल किया था। पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये मछली पालन से संबंधित केंद्र सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है ना, गेहूं, जौ, गन्ना इत्यादि के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। 2023 में महाराष्ट्र को पछाड़कर चीनी उत्पादन में भी प्रथम स्थान हासिल कर लिया उत्तर प्रदेश। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी गैस, ग्रीन हाउस गैस या फिर कोई अन्य गैस जो आपका ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकता है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है, जो भी है Na2, CO2, Cl ये सभी कर सकते हैं। देखिए ओजोन परत पे बैठक कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, और इसी के तहत जो है बाद में 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओजोन गैस का खोज किसने किया था? तो क्रिश्चियन फ्रेडरिक ने किया था 1839 में। इस गैस में तीक्ष्ण गंध होता है, जो गैस में गंध होता है ना काफी हाई होता है, और ये मानव के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है, फेफड़ा संबंधित जो है बीमारी क्रिएट करता है ओजोन गैस। ओजोन गैस हमारे लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन इसके सीधे संपर्क में हम नहीं आते हैं, ठीक है, तो तभी फायदा करता है ये जो है आपका समताप मंडल में स्थित है। ये जो है डायरेक्ट हमारा जो अल्ट्रा वायलेट रेज आता है इसको रोकता है, इसके विरुद्ध जो है अवरोध का काम करता है और हमें जो है प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ हमें ही नहीं, पेड़ पौधे सभी जीव जंतु को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज अगर पूरा आ जाएगा, सूर्य की प्रकाश अगर डायरेक्ट धरती पे पड़े तो सब चीज जल जाएगा, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत। इसके अलावा इसका गैस बहुत तीक्ष्ण होता है, बता दिया है। अच्छा, एक बार आपसे पूछा गया है कि ओजोन की बनावट क्या होती है, तो इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। देखिए इस प्रकार का O3 लिखा गया है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु है ना, और ऑक्सीजन के 3 परमाणु, तो क्या कहेंगे कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इसीलिए अगर ऑक्सीजन का अनुभार, सॉरी ओजोन का अनुभार अगर आपसे निकालने को कहे तो 48 बताएगा, क्योंकि 16 या 48 हो जाएगा। तो ये सब समझा दिया, यही चीज यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है। मैं चलता हूँ आगे। देखिए ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कहते हैं? CFC। इसमें किसका निर्माण होता है? कार्बन का, फ्लोरीन का और आपका क्लोरीन का। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, इन तीनों के संयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है ना। ये ज्यादा जो है अंग्रेजी नाम दे दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये गैस कौन सा है जो घर में आप फ्रिज में यूज करते हो ना, फ्रियोन। तो फ्रियोन का ही जो है ये बदला हुआ नाम समझ लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला कि जो फ्रिज से इस्तेमाल होने पे जो गैस निकलती है ये भी ओजोन को जो है क्षति पहुंचाता है। इसके अलावा मैं बता दूं, जो दाढ़ी काटने वाला जो क्रीम वगैरह होता है ना, या फिर जो भी फोम वाला चीज होता है ना, दाढ़ी काटने वाला क्रीम भी होता है भाई। आजकल तो फोम आ गया है, फोम से दाढ़ी कटाइए 60 रुपया, क्रीम से कटाइए तो 50 रुपया, यहाँ जहां हम रहते हैं, है ना। तो ये जो है आपका फोम, जो भी फोम वाला चीज है ना, ये में इसमें भी कुछ ऐसा चीज पाया जाता है जो ओजोन को क्षति पहुंचाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मैं बता ही दिया कि ये मनुष्य के फेफड़ा पे इफेक्ट डालता है अगर डायरेक्ट संपर्क में आए। इसके अलावा जो ऑप्शन है N2O, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ये शल्य चिकित्सा में निश्चितक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निश्चितक मतलब बेहोशी की अवस्था में लाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है ना, इसका इस्तेमाल पेय पदार्थ यानी ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाने में होता है। आग बुझाने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जल शुद्धि के लिए क्लोरीन का प्रयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में, टेक्सटाइल उद्योग में इत्यादि में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सभी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक परिवर्तनशीलता जलवाष्प दर्शाती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा 2023 तक वर्तमान में भारत के पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका विधेयक 2022 पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है, तो आप कहते हो सबसे पुराना दक्षिणी गंगोत्री, फिर मैत्री और फिर लेटेस्ट वाला भारती 2012 में लाया गया था। इसके अलावा वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्री कौन है भैया? तो यह है अर्जुन राम मेघवाल। यही अर्जुन राम मेघवाल जो है लोकसभा में आपका महिला जो है आरक्षण बिल पेश किए थे और पास भी हो गए हैं कि अब जो है लोकसभा और राज्य के विधानसभा में 1/3 महिला की सदस्यता होगी। वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? तो जो गृह मंत्री है अमित शाह। इसके अलावा वर्तमान में नागरिक उड्डयन और मंत्री इस्पात मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम और एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो ये थे भैया आपका नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका क्रमांक पूछा गया है तो 6ठा क्रमांक के राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए हैं। अभी जो आपके द्रौपदी मुर्मू साहिबा राष्ट्रपति बने हैं तो इसके विरोध में कौन खड़े थे? यशवंत सिन्हा जी खड़े थे। और जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हैं उनके विरोध में कौन थे? तो मार्गरेट एल्वा खड़ी थी, ठीक है। भारत में लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो राजेंद्र प्रसाद साहब रहे थे। भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत के संसद कैसे बनते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनाया जाता है। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। बाद में की राष्ट्रपति से संबंधित सभी पावर, सभी आर्टिकल की चर्चा हमने कल किसी वीडियो में किया था। देखिए मैं
मैं पढ़ाने वाला सिंगल हूं, तो मुझे याद नहीं रहता है कि मैं किस वीडियो में पढ़ाया हूं। साथ ही साथ मैंने आपको यह बता दूं कि मेरा अगर पूरा फायदा आप लेना चाहते हैं तो मेरा पूरा कंटेंट को देखा कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कल ही पढ़ाया हूं, 5 दिन में ही पढ़ाया हूं, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो कॉन्शियस है वो पूरा वीडियो देखते हैं, तो मैं यही मानूंगा कि आप देखते हैं तो आप देखिए, तभी फायदा होगी। पीडीएफ संबंधित कोई भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके है ना पीडीएफ के लिए बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।